डॉक्टर सबसे पहला सवाल किडनीज फेल क्यों होती हैं? इंडिया में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी पेशेंट्स आज की तारीख में किडनी फेलियर के साथ आ रहे हैं। हमारे व्यूअर्स में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डेस्क जॉब वाले हैं, तो क्या सेडेंट्री लाइफस्टाइल किडनी को डैमेज करता है? सेडेंट्री लाइफस्टाइल किडनीज को डैमेज कर सकता है। ऐसे कौन से सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो किडनीज की हेल्थ खराब कर सकते हैं? तो सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस में बी एक्टिव, गुड फ्लूइड इनटेक एंड डू नॉट टेक अननेसेसरी मेडिसिन। क्या हाई प्रोटीन डाइट्स जो जिम में जनरली सजेस्ट की जाती हैं वो कितनी हेल्दी होती हैं? हेल्दी अनहेल्दी की बात नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज अनहेल्दी। तो डॉक्टर अगर हम गवर्नमेंट लॉज की बात करें तो व्हाट इज़ द लीगल प्रोसेस ऑफ किडनी डोनेशन इन इंडिया? सेट रूल्स के हिसाब से बेसिकली उसमें ये देखा जाता है कि सब कुछ लीगल है या एथिकल है, उसके बाद ही ट्रांसप्लांट प्रोसेस किया जाता है। डॉक्टर क्या ट्रांसप्लांट किसी गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू कवर होता है? यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सालों से इसके ऊपर काम कर रही है। आयुष्मान भारत इज़ वन ऑफ द स्कीम। तो डॉक्टर क्या किसी सेलिब्रिटी ने किडनी ट्रांसप्लांट लिया है? यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। पहला मैं एग्जांपल देना चाहूँगा रजनीकांत, फिर दूसरा बाहुबली के जो एक्टर हैं राणा जी, फॉरेन एक्टर्स हैं जैसे सेलिना गोम्स हैं, उनका भी ट्रांसप्लांट हुआ है। नमस्ते दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है द वाइटल वॉइसेस के एक नए आई ओपनिंग एपिसोड में। मैं हूं शिखा सुराना और आज हम बात करेंगे एक ऐसे बॉडी ऑर्गन के बारे में जो हमारी बॉडी में साइलेंट वॉरियर की तरह काम करता है, एंड दैट इज़ किडनीज। हमारे साथ हैं आज सीनियर किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर वरुण। सबसे पहले आपका स्वागत है। हमें ये बताइए आपका जर्नी किडनी ट्रांसप्लांट फील्ड में कैसा रहा, आपकी ट्रेनिंग, आपके एक्सपीरियंसेस और कुछ ऐसे यूनिक कॉम्प्लेक्स केसेस जो आपने हैंडल किए, उनके बारे में थोड़ा बताइए। सो जनरल सर्जरी ट्रेनिंग के बाद आपको सब स्पेशलिटी ट्रेनिंग लेना पड़ता है, जिसमें हमारा यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट में इंटरेस्ट था। सो हमने पहले सीनियर रेजिडेंसी प्रोग्राम किया, उसके बाद हमने एमसीएच किया संजय गांधी पीजीआई इंस्टीट्यूट से, जो कि ट्रांसप्लांट और यूरोलॉजी में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंडिया का। उसके बाद फिर लर्निंग एंड ट्रेनिंग तो चलती रहती है किसी भी सर्जन की ज़िंदगी भर, बट केसेस आते रहते हैं, करते रहते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा यूनिक केस की। एक छोटा बच्चा था 11 साल का, जिसको कि बार बार किडनी स्टोन हो रहा था 5 साल की उम्र से। तो जब वो हमारे पास आया तो उस समय उसकी किडनीज फेल्ड थी। तो उसके माँ बाप बोले कि हमें ये बताया कि ये तो इसकी सेवा करनी है, आप कुछ कर सकते हैं तो बताइए। तो हमने हमारी जो टीम है बाकी लोगों से, बाकी डॉक्टरों से मिलके हमने सब उसके ऊपर काम किया। तो देखा कि उसमें बेसिकली किडनी प्रॉब्लम नहीं था, लिवर का प्रॉब्लम था। तो लिवर की प्रॉब्लम की वजह से उसमें किडनी स्टोन्स बना और किडनी फेल हुआ। तो फिर उसका हमने फाइनली किडनी और लिवर दोनों ट्रांसप्लांट किया, जिसमें उसके फादर ने उसको लिवर दिया, डोनेट किया, एंड उसकी मदर ने उसको किडनी किया। तो हमने एक ही दिन में दोनों ऑपरेशन किए और उसको सक्सेसफुली किया। आज वो बच्चा 17 साल का है एंड स्कूल पूरा हो चुका है एंड इज़ अ क्रिकेट प्लेयर, बड़ा अच्छा गाना भी गाता है। सो ये ऐसे केसेस के बाद हमने और 4-5 केस ऐसे किए। तो ऐसे करके ये केसेस चलते जाते हैं, कॉम्प्लेक्स केसेस रोज़ होते हैं, रोज़ हम सीखते जाते हैं। डॉक्टर सबसे पहला सवाल किडनीज फेल क्यों होती हैं? किडनीज फेल होने के बहुत सारे कारण हैं। जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं, हमारे इंडिया में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी पेशेंट्स आज की तारीख में किडनी फेलियर के साथ आ रहे हैं। और कारणों में पूछें तो जैसे किडनी स्टोन्स हैं, जो कि मतलब टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। फिर जैसे कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सिस्टिक डिजीज़ है किडनी का, जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड रह जाती है। फिर वो 30-40 साल की उम्र में आते हैं ब्लड प्रेशर के साथ और किडनी फेलियर के साथ। फिर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आईजीए नेफ्रोपैथी है, जो कि कुछ एरियाज़ में ज़्यादा कॉमन है। उसमें यंग मेल्स में ज़्यादा पेश आता है। तो 20-30 साल की उम्र में बच्चे आते हैं कि किडनीज फेल्ड हैं। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से कि स्मोकिंग है, अननेसेसरी पेन किलर्स खा रहे हैं, अननेसेसरी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उस वजह से भी कुछ लोग आते हैं। डॉक्टर क्या डिहाइड्रेशन जैसे कहते हैं, पानी कम पीते हैं लोग, वो भी एक प्रॉब्लम होता है? हाँ, डिहाइड्रेशन मतलब क्या नहीं, मतलब कि आपका जो एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक है वो आप नहीं ले रहे हैं। जितनी कि आपको एक शरीर को जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए एक दिन में, उतना आप नहीं ले रहे हैं।
तो अब अगर ये ऐसा चलता रहता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि किडनीज़ में कुछ चेंजेस आते हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो अल्टीमेटली किडनीज़ को इफ़ेक्ट होता है। दूसरा, स्टोन्स का इंसिडेंस बढ़ता है, अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो तो स्टोन्स स्टोन्स भी बन अल्टीमेटली जाएंगे। धीरे धीरे किडनी के फंक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये हो गया कुछ कॉजेज़ की कई बार डिहाइड्रेशन की वजह से अक्यूट किडनी फेलियर भी होता है, कि किसी को डायरिया हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई, तो उसकी किडनीज टेम्परेली शट डाउन हो जाती है, तो उसको फ्लूइड देने से वो रिकवर भी कर जाती हैं। हमारे व्यूअर्स में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो डेस्क जॉब वाले हैं, तो क्या सेडेंट्री लाइफस्टाइल किडनी को डैमेज करता है? तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल किडनीज को डैमेज कर सकता है, जैसे कि जो कॉर्पोरेट जॉब में है 8 to 10 आवर्स का सिटिंग जॉब है, तो वो नॉर्मली लोग काफ़ी बिजी रहते हैं, तो फ्लूइड इनटेक कम रहता है और सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी कम रहता है। तो और बैठे बैठे ही वो बीच बीच में खाना भी खाते हैं, तो जिसमें सॉल्ट एंड शुगर इनटेक ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल इनमें रिस्क रहता है कि ये ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, डायबिटीज़ बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली किडनीज इफेक्ट होंगी। तो इन लोगों को मतलब ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि दे आर एट रिस्क, कि सिटिंग जॉब ऐसे ये नहीं है कि काफ़ी समय तक बैठे ही हैं और बीच में कोई फ्लूइड इनटेक नहीं है। एंड दे नीड टू गेट अप हाँ, एंड सो मूव इनके लिए अराउंड। ये एडवाइस है कि हर 1 से 1.5 घंटे में उठें, एक गिलास पानी पिएं, थोड़ा वॉक करें एंड देन दे कैन सिट, एंड विन बिटवीन जो मील्स छोटे छोटे ले रहे हैं वो ज़्यादा मतलब शुगरी या सॉल्टी मील्स ना हो। या बिकॉज बैठते हैं तो दे ईट फास्ट फूड यस, ऑल्सो दे टेंड समटाइम्स टू दे ईट, दे टेंड टू मंच मंच, या लाइक एग्जैक्टली। च्युइंग गम्स, है ना, टॉफ़ीज़। ऐसे कौन से सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो किडनीज की हेल्थ खराब कर सकते हैं? हाँ, सो सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस में बी एक्टिव, गुड फ्लूइड इनटेक, एंड डू नॉट टेक अननेसेसरी मेडिसिन विदाउट एनी गुड एडवाइस। पेन किलर्स अवॉइड करें, और स्पेशली जो स्मोकिंग है, जो यंगस्टर्स में काफ़ी कॉमन है, स्मोकिंग आज ही छोड़ें और 10 लोगों को और छुड़वाएं। और अगर आपके पेरेंट्स में डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है तो आपको पहले से ही ध्यान रखना है कि वैसा लाइफस्टाइल रखना है कि आपको ना हो। बट अगर आपको और रेगुलरली हेल्थ चेकअप्स कराने हैं, सो दैट यू टेन टू नो अर्ली एंड गेट एडवाइस अर्ली, फिर उसको आप जल्दी ट्रीट भी कर सकते हैं। राइट। डॉक्टर, क्या हाई प्रोटीन डाइट्स जो जिम में जनरली सजेस्ट की जाती हैं वो कितनी हेल्दी होती हैं? सो इसी हेल्दी अनहेल्दी की बात नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ अनहेल्दी। ओके। सो आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स का बैलेंस मिक्सचर बना के डाइट्स लेना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना लेना है। वहाँ पे जिम में न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स होते हैं, जितना आपके लेवल ऑफ एक्सरसाइज है आप उतना प्रोटीन इनटेक लेंगे तो ठीक है। बट अगर आप अननेसेसरी एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ज़्यादा प्रोटीन्स ले रहे हैं, कार्ब्स और फैट्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हाई प्रोटीन इनटेक ज़्यादा नाइट्रोजनस लोड किडनी पर डालती हैं। अल्टीमेटली धीरे धीरे ये इनडायरेक्टली किडनीज़ को डैमेज करती हैं, किडनीज़ में से प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास रिसेंटली अभी एक लड़का आया जिसका, यंग लड़का 16 साल का, जिम का शौक़ चढ़ा कि जिम बनाना है, बट उसको 3 साल की उम्र में एक छोटा सा कुछ किडनी प्रॉब्लम हुआ था, उसके पेरेंट्स ने बताया, बट बाद में वो ठीक हो गया। तो उसने विद इन 1 मंथ काफ़ी सारा प्रोटीन इनटेक लिया, वो जो बॉक्सेस मिलते बॉक्सेस हैं। में आता है। तो ही एंडेड अप हैविंग किडनी फेलियर, अभी हम वो ट्रांसप्लांट की कगार में है। सो बेसिकली वो तो चलो उसको किडनी प्रॉब्लम था, बट जिनको किडनी प्रॉब्लम नहीं भी है तो उनको भी उतना ही लेना है जितना चाहिए। राइट। कौन से ऐसे रेगुलर टेस्ट हैं जो स्क्रीनिंग के हिसाब से हमें करवाने चाहिए? स्क्रीनिंग के हिसाब से पहले तो आप अपनी, अगर आपकी हिस्ट्री है, पुरानी फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, तो आपको रेगुलरली 6 मंथली या 1 ईयर जो हेल्थ चेकअप्स, आजकल तो सारी बैटरी ऑफ टेस्ट हो जाते हैं, बट अगर किडनी पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीरम क्रिएटिनिन होता है, यूरिन रूटीन होता है, और एक यूरिन प्रोटीन होता है, और एक हीमोग्लोबिन है। तो ये 4 टेस्ट से अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, और एक अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा रहे हैं रेगुलरली। अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम आता है, मान लीजिए क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, या यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, या आपका हीमोग्लोबिन थोड़ा लो है, आपको थकान लग रही है, और आपका ब्लड प्रेशर आपने वैसे ही चेक करा लिया कि सिर दर्द हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर हायर साइड है, यू मे हैव अ किडनी प्रॉब्लम, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी है। राइट। डॉक्टर, क्या ट्रांसप्लांट डायलिसिस से पहले भी पॉसिबल है? यस, देखिए किडनी की अपनी एक स्टेजेस होती है, स्टेज 1 से लेके 5 तक है। जब किडनी ख़राब होना शुरू होती है तो धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है इसका। तो नॉर्मली जब स्टेज 4 में आ जाता है कोई भी पेशेंट, तो उसमें ये, जब हमें ये पता लग गया कि अब ये इरिवर्सिबल है, द डैमेज इज़ गोइंग टू वर्स, तो उसमें फिर हम, जब पता लग गया कि नेक्स्ट 3, 4, 5 मंथ्स में अब ये डायलिसिस पे जाएंगे, तो हमको पेशेंट को हम इन्फॉर्म करते हैं कि यू हैव एन ऑप्शन टू हैव गो फॉर ट्रांसप्लांट, सो दैट कि आप डायलिसिस की स्टेज पे ना जाएं, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अभी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं।
डॉक्टर, क्या ट्रांसप्लांट करवाना मतलब एक एंड स्टेज होता है? नहीं, ये उल्टा है कि जब एंड स्टेज किडनी डिजीज़ आ गई है तब ऑब्वियसली आपके पास दो ऑप्शन है, या डायलिसिस है या ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट तो एंड स्टेज में ट्रांसप्लांट ही एक मतलब ऑप्शन है, वन ऑफ द ऑप्शन लास्ट है। लास्ट यू मीन? यस। ओके। डॉक्टर, व्हाट इज द सक्सेस रेशियो ऑफ अ ट्रांसप्लांट? आज की तारीख में बिकॉज ऑफ वेरी गुड टेक्निक्स एंड बहुत अच्छे ड्रग्स अवेलेबल हैं, तो जो सक्सेस रेट है मोर देन 95% है मोस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स में। दैट्स ग्रेट। व्हाट्स द नेसेसरी प्रिकॉशन पोस्ट ट्रांसप्लांट एंड हाउ सून कैन अ पर्सन रिटर्न टू इट्स नॉर्मल रूटीन सी मोस्टली जो फर्स्ट 3 मंथ्स हैं बहुत क्रूशियल रहते हैं। आफ्टर द ट्रांसप्लांट? आफ्टर द ट्रांसप्लांट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पीपल डू जॉइन देयर वर्क अराउंड 8 to 12 वीक्स। तो दूसरे या तीसरे महीने के बाद वो अपना नॉर्मल जो पहले से काम Routine कर रहे चल थे, रहे हैं। तो हम उनको पहले से ही मोटिवेट कर लेते हैं। 3 to 4 वीक्स के बाद ही शुरू कर देते हैं कि यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर वर्क, स्टार्ट फाइंडिंग द जॉब, जो पहले नहीं करते थे, तो सो दैट दे आर रेडी। तो 8 से 12 हफ्ते में सब लोग यूजली अपना काम शुरू कर देते हैं। नॉर्मल बैक टू बैक ऑफिस टू एंड बैक टू नॉर्मल। थोड़ा प्रिकॉशंस लेना है बट दे एडजस्ट हो जाता है। डॉक्टर, डोनर कौन बन सकता है? क्या एक फ्रेंड या नॉन रिलेटिव भी लीगली डोनेट कर सकता है? सी डोनर कौन बन सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। डोनर यूजली पहले हम एज की बात करें तो 18 साल के ऊपर होना चाहिए। अच्छा। रिलेटिव, नियर रिलेटिव जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, या स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, या फिर ग्रैंडफादर, ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये हो गए नियर रिलेटिव, ये बन सकते हैं। अगर ये नहीं है, इनमें कुछ प्रॉब्लम है, तो अदर देन नियर रिलेटिव्स जैसे कि मम्मी की साइड में मामा, पापा की साइड में चाचा, है ना, ये सब लोग बन सकते हैं। बुआ लोग, मौसी लोग। हमारे यहाँ पे ये इंडिया में ऐसा भी है कि कई बार फैमिली मेम्बर्स नहीं होते, तो जो सेकंड डिग्री रिलेटिव्स हैं वो भी बन सकते हैं। ओके। ऐसे क्या एक फीमेल डोनर किडनी देने के बाद नेचुरली कंसीव कर सकती है? यस, व्हाई नॉट। सो बेसिकली वही है कि कोई भी फीमेल डोनर का ये बड़ा कॉमन सवाल रहता है, उसकी फैमिली का रहता है। जैसे मान लीजिए वो अनमैरिड है, तो उसके फादर या मदर आते हैं कि ये बाद में शादी कर सकती है या बच्चे पैदा, एक बोलते हैं कि रुक जाइए, उसके बाद यू कैन गो हैड। जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, क्या उनके लिए किडनी डोनेट करना सेफ रहता है? यस, बिल्कुल सेफ़ है। कोई भी प्रकार का आपका फिज़िकल एक्टिविटी पहले से था, तो नॉर्मली आप किडनी डोनेट करने के बाद ऑलमोस्ट वैसा ही काम दोबारा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फार्मर है, एक फादर है, अपने बेटे को देना चाहता है, तो बोलता है मैं तो सारा दिन खेती करता हूँ, मैं ही एक अर्निंग मेंबर हूँ, तो क्या मैं दे सकता हूँ? तो हम उसको ये समझाते हैं कि आजकल की तारीख में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से डोनर सर्जरी किया जाता है, तो बहुत ही छोटे कट में किया जाता है। तो डोनेशन सर्जरी के बाद जल्दी रिकवरी हो जाती है, तो आप जल्दी अपनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी जो पहले करते थे आप वैसे ही कर सकते हैं। Is this an open surgery or a laparoscopic surgery? How much risk is involved in there? सो वही है कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है ये। इसको 99% केसेस में लेप्रोस्कोपी से किया जाता है। बहुत ही रेयरली हम इसको ओपन टेक्निक से करते हैं, जिसमें कि अगर टेक्निकली फिजिबिलिटी नहीं है तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से बहुत ही छोटे छोटे की होल से वो खो जाती है, एंड उसकी रिकवरी भी जल्दी है, पेन कम है, ब्लड लॉस कम है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है, और जो रिटर्न टू एक्टिविटी है वो भी जल्दी है। कॉम्प्लिकेशन आज की तारीख में लेप्रोस्कोपिक जो डोनर सर्जरी है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही रेयर है। क्या डोनर को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती हैं? नहीं, डोनर यूजली हम प्रॉब्लम फ्री डोनर्स ही स्क्रीन किए जाते हैं। यूजली डोनर्स को कुछ प्रॉब्लम पहले से होता नहीं है, एंड डोनर सर्जरी के बाद भी उसको जो पेरी ऑपरेटिव पीरियड है, जो मतलब ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन के दौरान जो है 4 से 5 दिन या हफ्ता भर कुछ दिनों के लिए कुछ पेन किलर पे रखा जाता है। उसके बाद उसको कोई रेगुलर मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस रेगुलर 1 साल में एक फॉलोअप दिखाना है कि सब ठीक चल रहा है। उसमें टेस्ट कराते हैं बेसिक टेस्ट करते हैं कि उसका जो नॉर्मल जो हेल्थ चेकअप होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन रूटीन, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, ओवरऑल है। इसके अलावा ऐसा कुछ स्पेशल कुछ नहीं है, कोई स्पेशल मेडिसिन नहीं है, ना ही कोई ऐसा स्पेशल उसको फॉलो अप है। साल में 1 बार फॉलो अप आना है। ओके। सो डॉक्टर, रिकवरी के बाद फिजिकल एक्टिविटी कैसी रखनी चाहिए, जैसे आउटडोर वर्क, ट्रैवल, स्पोर्ट्स, वापस कब शुरू कर सकते हैं ये सब? ये अगर हम ट्रांसप्लांट पेशेंट की बात करें तो मैं रिकवरी यूजुअली फर्स्ट 3 मंथ्स क्रूशियल रहते हैं। तो
6 से 8 हफ्ते के बाद वो नॉर्मल अपना धीरे धीरे स्टार्ट कर सकता है। रेगुलर अपना जो जॉब कर रहा था तो जॉब स्टार्ट कर सकता है, कोई मॉर्निंग वॉक करता है तो मॉर्निंग वॉक कर सकता है, कुछ छोटा मोटा एक्सरसाइज जैसे योगा है या कोई कार्डियो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर सकता है। एंड अगर कोई फिजिकल वर्क है उसका जो मेहनत वाला वो भी धीरे धीरे 3 to 3 months के बाद स्टार्ट कर सकता है। अगर हम डोनर की बात करें नॉर्मली 2 to 3 weeks के बाद अपनी नॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है। फर्स्ट 3 months के लिए यूजली हम हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए कुछ मना ऐसा कोई करते जॉब वो हैं, अवॉइड करते हैं, अदरवाइज कोई रूटीन एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज अगर वेट लिफ्ट करेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा जो पेन हाँ होता है जहाँ पे पेन सर्जरी हुई वो है एंड वो टिश्यू हीलिंग को थोड़ा टाइम लगता है तो वहाँ वीकनेस होने का डर रहता डर है। रहता है, राइट। सो डॉक्टर, क्या डोनर की किडनी डैमेज का फ्यूचर में चांस बढ़ जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं देखिए, किसी भी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम में पेशेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट डोनर मैं कहूँगा कि उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कोई डोनर किडनी देना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि उसको हम पेशेंट बना दें। तो डोनर का स्क्रीनिंग ही इतना अच्छा है कि जो बिल्कुल डिजीज़ फ्री हैं और हम उसको प्रिडिक्ट करते हैं कि डोनेशन के बाद भी ये बिल्कुल ठीक रहेगा, तभी हम उसको किडनी डोनर के लिए आगे लेते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि डोनेशन के बाद वो मतलब कि उसको कुछ प्रॉब्लम आती है। सो डॉक्टर, अगर हम गवर्नमेंट लॉज की बात करें तो व्हाट इज़ द लीगल प्रोसेस ऑफ किडनी डोनेशन इन इंडिया? सो किडनी डोनेशन का एक लीगल प्रोसेस है कि हमारे यहाँ एक लॉ है जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड टिश्यू एक्ट है। सो उसके अकॉर्डिंगली सारा कुछ होता है। तो जो ट्रांसप्लांट सेंटर है, जो हॉस्पिटल है जहाँ ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है, तो वहाँ पे एक कमेटी होती है और एक स्टेट लेवल पे और सेंटर में कमेटी होती है। तो उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो वो सेट रूल्स के हिसाब से बेसिकली उसमें ये देखा जाता है कि सब कुछ लीगल है या एथिकल है, उसके बाद ही ट्रांसप्लांट प्रोसेस किया जाता है। सो अगर डोनर फैमिली का नहीं हो तो क्या एक एक्स्ट्रा अप्रूवल लगता है उस चीज़ में? यस, तो ये जो मैंने बात किया कि हॉस्पिटल लेवल जो कमेटी है जिसको कि हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलते हैं या हॉस्पिटल बेस्ड ऑथराइजेशन कमेटी है, तो उनका काम यही है कि वो डोनर के और रेसिपिएंट के डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, फैमिली से इंटरव्यू करते हैं कि कोई डोनर पे दबाव तो नहीं है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो नहीं है इनके बीच में। तो मतलब बेसिकली सब विद कंसेंट है, डोनर्स एक्चुअली विलिंग टू डोनेट एंड उनके रिलेशनशिप में है। अगर उनको कहीं भी लगता है कि ये रिलेशनशिप नहीं है, सो बिना रिलेशनशिप मतलब हम उसको ये बोलते हैं कि अदर देन नियर रिलेटिव, कि दूर का रिलेशनशिप है, तो हम उसमें ये जो हम कमेटी है वो ये प्रूव करती है कि हाँ कि किसी ना किसी तरीके से ये फैमिली ट्री कहीं ना कहीं लिंक्ड है। तो अगर वो है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, पुरानी फ़ोटोग्राफ्स हैं, फिर कई बार हमें HLA या DNA मैचिंग करनी पड़ती है। सो आफ्टर इफ़ इट इज़ प्रूव्ड कि हाँ ये लीगली ठीक है, तभी उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। बट यूजली जो आप बात कर रहे हैं कि अनरिलेटेड या फ्रेंड है, वो एक स्पेशल सिचुएशंस में है कि कभी मान लीजिए कि पेशेंट कि किसी भी मेडिकल रीज़न से कोई भी फैमिली डोनर या अदर देन फैमिली रिलेटिव नहीं है, तब फिर वो एक कमेटी के पास केस जाता है, कमेटी फिर आगे कोर्ट में भी वो केस जाता है, तब अगर कोर्ट अप्रूव करती है तब जाके उसका हो सकता है। बट वो सिचुएशन बहुत ही रेयर और एक्सेप्शनल होती है। ओके। तो डॉक्टर, दो ये टर्म है नोटो, क्या है ये और क्या इसका ऑर्गन डोनेशन प्लेज हम नोटो के थ्रू कर सकते हैं, और नोटो के थ्रू और क्या ऑप्शंस होते हैं हाँ, इसको तो करने नोटो एक नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि सारा जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से हैं। तो ये जो ऑर्गन प्लेज की बात कर रहे हैं तो उनका एक मतलब वेबसाइट है और एक उनका पोर्टल है और इनका एक QR कोड भी है। अगर मान लीजिए कि मैं एक ऑर्गन प्लेज करना चाहता हूँ तो आपको उस वेबसाइट पे जाना है। आपको जस्ट यू हैव टू फिल योर नेम, फ़ोन नंबर एंड आधार नंबर। तो उसमें ऑप्शंस आते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू प्लेज। आपको अपने ऑर्गन्स प्लेज करने हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, लिवर है, किडनीज़ है, कि टिश्यू करने हैं जैसे स्किन है, कॉर्निया है, या फिर आपको पूरा बॉडी प्लेज करना है, तो ऑप्शंस हैं। सो उस हिसाब से यू कैन क्लिक द ऑप्शंस एंड देन फिर आपके पास एक डोनर कार्ड बन के आता है एंड देन यू हैव टू इन्फॉर्म योर फैमिली मेम्बर्स कि आपने अपनी विल के अनुसार आपने ये ऑर्गन प्लेज किया है। आई हैव इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हियर सर, कि जैसे
एक डोनर है सपोजिटली, उसने अपना पूरा बॉडी डोनेट कर दिया है, हार्ट एवरीथिंग, सो क्या बचता है उस बॉडी में अगर इंसान जैसे चला गया है? हाँ, सो जब ये प्लेज किया और ऐसा सिचुएशन आया कि हम उसका ऑर्गन्स ले रहे हैं, तो जो ऑर्गन्स लेते हैं उसको रिट्रीव किया जाता है एंड विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट वैसे ही फुल एनाटॉमिकली उसको क्लोज भी किया जाता है उस बॉडी को, एंड देन रेस्ट ऑफ द बॉडी इज टोटली मतलब प्रिजर्व्ड। ओके, सो डॉक्टर मैक्सिमम कितने ऑर्गन्स बॉडी में से हम हम donate कर हार्ट सकते हैं? है, लंग है, Main- दोनों बोथ main जो, लंग्स एंड लिवर है, बोथ किडनीज हैं, फिर कॉर्निया है, पेनक्रियाज है, स्किन है। व्हाट इज लेफ्ट? एवरीथिंग इज गॉन एक्चुअली। नो नो नो, ऐसा नहीं है। सो जब ये ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो उस डोनर में देखा जाता है कि कौन सा ऑर्गन अप्रोप्रिएट है, लेने लायक हेल्दी है, हेल्दी है, उसी ऑर्गन को लिया जाता है, अदरवाइज उसको अदरवाइज नहीं लेंगे ऑब्वियसली। डॉक्टर, क्या ट्रांसप्लांट आयुष्मान भारत का किसी गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू कवर होता है? यस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सालों से इसके ऊपर काम कर रही है एंड बहुत सारी स्कीम्स हैं। आयुष्मान भारत इज़ वन ऑफ द स्कीम। फिर CGHS में भी बहुत सारे बेनिफिशरीज़ हैं जिनका ट्रांसप्लांट होता है। ECHS बेनिफिशरीज़ हैं। फिर BR अम्बेडकर स्कीम है, उसमें भी किया जाता है। फिर स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, सबका अपने अपनी स्कीम्स हैं। तो इन सब के अंदर आज की तारीख में गवर्नमेंट ने ट्रांसप्लांट को अलाउ किया है और इसके सेंटर्स हैं, जहाँ जहाँ पे सेंटर्स में अप्रूवल है वहाँ वहाँ ट्रांसप्लांट हो सकता है। ओके, फॉरेन नेशनल्स के लिए इंडिया में ट्रांसप्लांट रूल्स क्या हैं एग्जैक्टली? इंडिया में ट्रांसप्लांट रूल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं फॉरेन नेशनल्स के लिए। अगर आपका किडनी प्रॉब्लम है और आप दूसरी कंट्री से हैं तो आपको मेडिकल वीज़ा, अगर आपको इंडिया में ट्रांसप्लांट कराना है तो मेडिकल वीज़ा पे आना पड़ता है एंड देन फिर हॉस्पिटल लेवल पूरा वर्कअप होता है। उसके बाद हॉस्पिटल की जो कमेटी है उसको देखती है, फिर एम्बेसी को रिक्वेस्ट जाती है, तो वहाँ से फॉर्म नंबर 20 लेना पड़ता है जिसको कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट काइंड ऑफ है वो। तो और हमारा HLA मैचिंग होता है। उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाता है तो जो ऑथराइजेशन कमेटी है वो इसको अप्रूव करती है विद द परमिशन फ्रॉम द एम्बेसी। उसके बाद ये हो जाता है। सो सर, ये कितना टाइम लगता है इस पूरे प्रोसेस में? इसके प्रोसेस को ऑन एन एवरेज 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं। जब वो आते हैं तो अराउंड 2 to 4 वीक्स एवरेज टाइम पे हो जाते हैं ये लोग रेडी। ओके, सो डॉक्टर, क्या किडनी डिजीज़ का पहला सिम्टम बिल्कुल साइलेंट होता है? हाँ, सो जैसे कि मैंने बताया कि जो क्रिएटिनिन लेवल है, एक सिंपल टेस्ट है किडनी को चेक करने का कि ये है CRP? नो, सीरम क्रिएटिनिन। ओके, तो शुरुआत में कोई सिम्टम नहीं आता। हम इसमें ये देखा गया है कि जब क्रिएटिनिन पहली बार राइज होता है, मान लीजिए किसी का आपने कोई चेकअप कराया और उसका क्रिएटिनिन 1.6 आ गया जो कि हायर है, नॉर्मल से ज़्यादा है तो उस समय तक ना उसका यूजली 60% किडनीज डैमेज हो चुका होता है। फर्स्ट सिम्टम फर्स्ट मतलब जो आता है राइज इन symptom। क्रिएटिनिन है, ठीक है। तो यूजली पहले वो काफ़ी देर तक साइलेंट रहता है, ऐसा कोई सिम्टम नहीं आता है। अच्छा, टेक्स लॉन्गर टाइम टू डेवलप। यस, जब सिम्टम आ गए ऑलरेडी मतलब एक सब्सटेंशियल डैमेज हो चुका है। है। ओके, डॉक्टर, क्या कोई अपने स्पाउस या पार्टनर को किडनी भी दे सकता है? ऐसे है? यस, इंडिया में स्पेशली देखा जाए तो अराउंड 21/4 जो डोनर्स हैं वो स्पाउजल डोनर्स हैं, स्पेशली फीमेल वाइफ्स हैं डोनर्स। तो स्पाउस हमारे लॉ के हिसाब से हस्बैंड और वाइफ दोनों डोनेट कर सकते हैं। सो डॉक्टर, क्या किसी सेलिब्रिटी ने किडनी ट्रांसप्लांट लिया है और सक्सेसफुल कमबैक भी किया है? यस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एक पहला मैं एग्जांपल देना चाहूँगा रजनीकांत, अच्छा, जिनका आपको ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। तो right। उनका 2016 में ट्रांसप्लांट हुआ था एंड ही इज़ बैक टू वर्क, आपने पता ही है आपको। फिर दूसरा मैं बताना चाहूँगा बाहुबली के जो एक्टर हैं राणा जी, वो भी ट्रांसप्लांट कैंडिडेट हैं, तो वो भी ही इज़ बैक टू वर्क। फिर कुछ जैसे सुषमा स्वराज जी थे, तो वो भी काफ़ी ट्रांसप्लांट के बाद भी उन्होंने काफ़ी काम किया। फिर जो कुछ फॉरेन एक्टर्स हैं जैसे सेलिना गोम्स हैं, तो वो भी हैं, उन्होंने भी, उनका भी ट्रांसप्लांट हुआ है, बट शी इज़ वन ऑफ द फेमस एक्ट्रेस एंड सिंगर। वेरी मच। आई हैव अ क्वेश्चन सर, अगर सब लोग डेथ के बाद ऑर्गन प्लेज करते हैं तो क्या इंडिया से डायलिसिस का बर्डन थोड़ा कम हो सकता है? यस, ये रिलेटिव सा क्वेश्चन है कि डायलिसिस का बर्डन तो पता नहीं कम होगा कि नहीं होगा, बट जो डायलिसिस से लोग परेशान हैं, जो लोग मतलब
इन डायर नीड ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट हैं, ऑब्वियसली उनको जल्दी टाइमली अगर ऑर्गन मिलेगा राइट। तो वो सारी परेशानियां कम हो सकती हैं डेफिनेटली। Thanks a lot, Dr. Saab. Thank you, Dr. Varun, for decoding this complex yet life-saving subject. आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी की लाइफ को बचा सकता है। प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड फॉलो अस ऑन यूट्यूब। मैं हूँ शिखा सुराना, मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में एट द वाइटल वॉइसेस। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे हेल्दी एंड कीप योर किडनी स्माइलिंग।